बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मैं आज आपके समक्ष पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर है 20 तारीख को, उसके तैयारी के लिए आज मैं आपके समक्ष पहला सैंपल पेपर ले करके आ चुका हूँ। आज मैं आपके समक्ष जो है आपके पॉलिटिकल साइंस के जो महत्वपूर्ण सवाल जो देखा हमने कि ये सैंपल पेपर जो है आपके काम आ सकता है, आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, तो वही मैं सैंपल पेपर आज लेकर के आया हूँ। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम कोई भी स्टडी से रिलेटेड जो वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्लास 12th का ये पॉलिटिकल साइंस का जो है आपका ये सैंपल पेपर रहने वाला है। इसमें जो हमारा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई। पहला तो हमारा सवाल ये है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई और इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य बताने हैं। हमें क्या बताने हैं कि सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई और इसके मुख्य उद्देश्य बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको उत्तर में बता दूं कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना जो है वो 1994 में की गई थी। कब की गई थी? 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि आसियान के सदस्य देशों की सुरक्षा व विदेश नीतियों में तालमेल बनाना। तो आसियान क्षेत्रीय मंच जो है इसकी स्थापना कभी 1994 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसकी स्थापना का कारण क्या था जो इसकी ज़रूरत पड़ी, जो आसियान क्षेत्रीय मंच को लाया जाए देशों के बीच में। तो उद्देश्य ये था कि उनके बीच में क्या है कि सुरक्षा और विदेश नीति कि एक दूसरे से व्यापार करें। उसके बाद एक दूसरे, जैसे कि मान लीजिए कोई मनमुटाव होता है एक दूसरे देश के बीच में, तो उससे क्या करें कि उसे बातचीत से हल किया जाए। तो इन सब चीज़ों के उद्देश्य से जो है आसियान क्षेत्रीय मंच की जो है स्थापना की गई थी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न कि आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है। तो मतलब इस प्रश्न में हमें यह पूछा गया है कि आज की जो चीनी अवस्था है, या अथवा में था, आज की जो चीनी अर्थव्यवस्था है वो एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है ना, कि किसी देश में इतना अर्थव्यवस्था होना चाहिए, तो उससे क्या है कि अलग है, उससे भी क्या है अलग है। क्यों? क्योंकि 1972 में क्या हुआ कि चीन ने आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया। मतलब पहले जो चीन में जो मतलब ऐसा था कि सिर्फ अपने देश में क्या करते थे, वो सिर्फ अपने देश में सब चीज़ सामान सब जो है इन सब चीज़ों को क्या करते थे वो बनाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, वो जो है दूसरे देश से भी क्या करने लग गए हैं, अब व्यापार करने लग गए हैं। आज चीन का उद्देश्य विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त करना है। वो क्या चाहती है, उनका क्या है कि वो जो भी चीज़ बनाए वो क्या है पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, उनके सामान जो है वो क्या हो कि बिक्री हो बहुत ज़्यादा। और उनका उद्देश्य ये है कि वो विदेश पूंजी जो है वो क्या करना चाहती है, अपने पास में रखना चाहती है और अपने पूंजी को क्या है वो पूरे विश्व में बढ़ाना चाहती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था जो है नियंत्रित अर्थव्यवस्था से अलग है। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा है, गठबंधन सरकारों के उदय के कोई दो कारण बताने में। क्या बताने हैं? दो कारण कि गठबंधन सरकार का उदय क्यों होता है। तो पहला कारण है राष्ट्रीय राजनीति दलों का कमज़ोर होना। गठबंधन सरकार जब आएगी ना, कि जैसे कि मान लीजिए किसी देश में चुनाव, राज्य में चुनाव हुआ और वहाँ पर कोई भी सरकार जो है, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है अपना बहुमत को नहीं दिखा पाई, तो वो क्या करती है, गठबंधन करती है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है वो कमज़ोर हो गया। क्या हो गया? वहाँ पर कमज़ोर हो गया। उसके बाद क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव और सरकारों के निर्माण में बढ़ती भूमिका। तो दूसरा कारण ये है कि बहुत ज़्यादा ही क्या हो गई है, राजनीतिक पार्टियाँ हो गई, जिसके कारण क्या हो रहा है, वोट सब बढ़ जा रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि छोटे जो राजनीतिक दल हैं वो क्या है अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है उनसे जो बड़ी पार्टियाँ जो उनको क्या करना पड़ रहा है, गठबंधन करना पड़ रहा है। तो यही था हमारा गठबंधन सरकार के उदय के दो कारण। उसके चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि चुनाव आयोग को प्रारंभ में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले जो चुनाव हुआ तो उसमें चुनाव आयोग को क्या क्या चीज़ें जो है उन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहला ये था चुनौती कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। सबसे पहला चुनौती क्या था
कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, मतलब हुआ कि बिना किसी भेदभाव के मतलब लोग अपने आप वोट डाल सके जिस पार्टी को उनको मन है डालने का। तो ये सब करवाने का क्या था, चुनौती था। उसके बाद चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना, ये भी एक बड़ा चुनौती था। ये सब बस कहने में छोटी बात लग रही है, लेकिन उस समय जो था ये बहुत बड़ी बात थी, जो इतना आसानी से जो भारत में चुनाव करवा दिया गया। उसके बाद दूसरा था हमारा चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। अब सीधा सिंपल, अब क्षेत्र भी तो कुछ निश्चित होंगे कि इस क्षेत्र में चुनाव होगा। एक ही बार थोड़ी ना पूरे भारत में, जैसे कि मान लीजिए उस टाइम था, तो एक ही बार थोड़ी ना हर जगह चुनाव करवाए जा सकते थे। तो क्या हुआ कि उसके लिए क्षेत्रों का सीमांकन किया गया कि इस क्षेत्र में चुनाव इस टाइम होगा, इस क्षेत्र में चुनाव इस टाइम होगा। उसके बाद मतदाता सूची बनाने में समस्या होना। अब जैसे कि मान लीजिए पहली बार हो रहा है, वोटिंग हो रहा है पहली बार, तो उसमें क्या होगा कि मतदान सूची बनाने में क्या होगी, समस्या होगी कि किस व्यक्ति को वोट डालना है, किसको नहीं डालना। तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या था, उनकी समक्ष चुनौतियाँ था। उसका साक्षरता को निम्न स्तर होना। अब क्या हुआ कि उस टाइम लोग पढ़े लिखे थे नहीं, उनको पता नहीं था वोट कैसे डालना है कैसे नहीं डालना है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के क्या था, उनके जो चुनाव आयोग था उनके पास जो ये समस्या थी कि लोग जो है वोट डालने आए, क्योंकि लोगों को जब तक जागरूक नहीं किया जाएगा कि वोट डालना है तो व्यक्ति को पता कैसे चलेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या था, चुनाव आयोग के समक्ष क्या थी, चुनौतियाँ थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और मालदीव के बीच किन क्षेत्रों में सहयोग है। अब हमें भारत और मालदीव के बीच में क्या है, सहयोग के बारे में यहाँ पर बताना है। तो उत्तर हमारा है कि भारत में मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन, मत्स्य उद्योग की सहायता है। भारत मालदीव ने 2020 में 4 समझौते किए। खेल व युवा मामलों पर भी दोनों देशों में सहयोग है। तो क्या क्या हुआ कि भारत और मालदीव के बीच में क्या है, किन किन चीज़ों को लेकर के सहयोग है। तो वो है आपका सबसे पहला आर्थिक विकास को लेकर, पर्यटन, व्यापार को लेकर, मत्स्य उद्योग को लेकर कि मछली जो पालन होता है तो उन सब चीज़ों को लेकर के है, क्योंकि दोनों देश क्या है, पानी के एकदम बॉर्डर समुद्र के पास में। तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या हुआ, यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर के सहयोग हुआ भारत और मालदीव का। अब भारत और मालदीव के बीच में 2020 में 4 समझौते किए गए। तो उसमें से जो मेन था वो था खेल युवा मामलों पर भी दोनों देशों में सहयोग, कि खेल को लेकर के बढ़ाया जाए। उसके बाद युवा के जो अधिकार होने चाहिए, युवा को ये काम करने चाहिए, अच्छे काम जो भी है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के क्या हुआ कि उनके बीच में सहयोग हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, मुंबई प्रतिरोध 2004 ने विश्व सामाजिक मंच को क्यों प्रभावित किया, प्रतिरोध किया। तो मुंबई प्रतिरोध ने जो हुआ था भारत में, 2004 ने विश्व सामाजिक मंच को क्यों प्रतिरोध किया, उसके बारे में बताना है। तो इसका क्या था उत्तर कि अलोकतांत्रिक तौर तरीके और साम्राज्यवादी देशों और बड़े व्यापार के धन पर इसकी निर्भरता को उजागर करने के कारण क्या हुआ था, जो मुंबई प्रतिरोध हुआ और 2004 ने विश्व सामाजिक मंच को क्या करा, प्रतिरोध किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा, बामसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई। बामसेफ की स्थापना जो है किस वर्ष की गई, और बामसेफ शब्द का हमें क्या करना है, विस्तार, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो बामसेफ की स्थापना जो है वो हुई 1978 में। कब हुई, 1978 में इसकी स्थापना की गई। और इसका जो आपका फुल फॉर्म है वो है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। तो ये है आपका इसका फुल फॉर्म। तो चलते हैं अगले सवाल पर। 1999 के सियाटल में हुए विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध किस आधार पर किया गया। 1999 में क्या हुआ था, सियाटल में जो हुए विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। सियाटल में विश्व व्यापार संगठन की जो मंत्री होते हैं उनकी क्या हुई, बैठक हुई। तो वो किस आधार पर उस बैठक को किया गया था, तो वो जो किया गया था वो था 1999 के सियाटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध का मुख्य कारण आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तरीकों का विरोध करना। अब क्या हुआ कि जो मुख्य इसका जो कारण था वो था कि आर्थिक रूप से जो ताकतवर देश थे वो क्या कर रहे थे, व्यापार जो है वो गलत तरीके से कर रहे थे। जो छोटे देश थे उनके जो है उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। तो इसलिए क्या हुआ, इनका जो यहाँ पर विरोध किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपके विचार में वैश्वीकरण विकासशील देशों के लिए किस प्रकार लाभप्रद रहा, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है विद्यार्थी को अपने आप उत्तर देना है। तो आपके विचार से वैश्वीकरण विकासशील देशों के लिए किस प्रकार लाभप्रद रहा है। अब हम इसमें क्या उत्तर लिख सकते हैं कि हमारे विचार से क्या हुआ है कि वैश्वीकरण जो है वो विकासशील देशों में क्या हुआ है,
कि जैसे कि वैश्वीकरण के कारण जो बड़े देश हैं वो क्या कर रहे हैं, जो छोटे देश हो गए, जो विकासशील देश हो, उनमें क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। अब निवेश करने के कारण क्या हो रहा है कि विकासशील देशों को पैसा मिल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो भी जो है अपने अर्थव्यवस्था को जो है बढ़ा सकते हैं उस पैसे का इस्तेमाल करके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो क्या है, लाभप्रद रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, पार्टी के भीतर गठबंधन के भारतीय राजनीति में कुछ उदाहरण लिखिए। अब पार्टी के भीतर जो गठबंधन होता है उसमें भारतीय राजनीति के कुछ उदाहरण हमें लिखने हैं। तो पहला है हमारा, प्रथम आम चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में दिखाई दी थी। मतलब प्रथम आम चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस ने बहुत सारी जनता से क्या करे, वादा करे कि हम ये कर देंगे, गरीबी हटा देंगे, इन सब चीज़ों को लेकर के उन सब ने कहा था। तो उन्होंने क्या करा कि विचारधारा जो थी लोगों के अंदर में, अपनी जो कांग्रेस की विचारधारा थी उनको लेकर के वो चले और चुनाव में जो है वो जीते भी। अब अभी की बात करते, वर्तमान में भी विभिन्न पार्टियों के बीच आंतरिक गठबंधन दिखाई देता है, जहां भारतीय लोकतंत्र के हित में अलग अलग विचारधारा के मानने वाले दल आम सहमति के मुद्दे पर मिला जुलाकर सरकार बनाते, परंतु अपनी नीतियां नहीं बदलते। अब ये अभी के समय के में भी अगर हम देखें तो वर्तमान में भी जो क्या है, कई पार्टियां जो एक दूसरे से गठबंधन कर लेती है। दोनों की विचारधारा अलग अलग होती है, लेकिन कुछ विचारधाराओं के मिलने के कारण क्या करते हैं, वो एक दूसरे से गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी नीतियाँ नहीं बदलते। वो क्या करते हैं, अपनी नीतियों पर चलते हैं। अगर उन नीतियों के खिलाफ अगर कोई पार्टी अगर आती है तो वो गठबंधन को फिर तोड़ भी देते हैं। तो ये आपका उदाहरण। उसका चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा, मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू करने के क्या परिणाम हुए। अब मंडल आयोग की जो सिफारिश की गई थी अब वो लागू कर दिया गया, तो उसके क्या परिणाम हुए तो उसको हम देखते हैं। उसका ये परिणाम हुआ कि उत्तर भारत में सबसे पहले तो हिंसक प्रदर्शन हो गया। कहाँ हो गया, अब ओबीसी जो है वो आपके उत्तर भारत में ही है, तो इसके कारण क्या हुआ, उत्तर भारत में इसके हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें छात्रों द्वारा हड़ताल किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान आदि शामिल है। तो क्या किया गया, इसके परिणाम ये हुआ मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने का, कि उत्तर भारत में क्या हुआ कि छात्रों द्वारा हड़ताल किया गया, उन्होंने अपने कॉलेज को छोड़ दिया, जैसे कि छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया, प्रदर्शन किया, सरकारी संपत्ति का नुकसान आदि, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। ये तो पहला परिणाम था। अब देखते हैं हम दूसरा परिणाम क्या हुआ। बेरोजगार युवाओं व छात्रों द्वारा आत्महत्या की गई। क्या की गई, बेरोजगार युवा जो थे, उसका छात्र जो थे, उन्होंने क्या करा, अपने आप को आत्मदाह कर दिया, अपने आप को मार दिया। उसके बाद अगला है हमारा, इसे समानता के सिद्धांत के खिलाफ माना गया। क्या माना गया, इसे ये कहा गया कि इससे जो है लोगों के बीच में जो है भेदभाव बढ़ेगा, गलत फहमियाँ आएगी, उसके बाद लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो है हीन भावना आएगी। इसलिए इसको क्या हुआ, मंडल आयोग की जो सिफारिश थी इनको क्या माना गया, इसे समानता के सिद्धांत के खिलाफ माना गया, इसे विरोध में माना गया, संविधान के विरोध में माना गया। तो यही थी मंडल आयोग के सिफारिश के लागू करने के परिणाम। उसके बाद चलते हैं, हमारा ये जो प्रश्न है ये हमारा मानचित्र से रिलेटेड है। इसमें ABCD के से 4 देश दर्शाए गए हैं। दी गई जानकारी के आधार पर इन देशों की पहचान कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में निम्नलिखित तालिका के रूप में लिखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा, चीन की आर्थिक नीतियों के नकारात्मक प्रभाव हमें बताएंगे। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न है। इसमें हमें क्या बताना है कि चीन की आर्थिक नीतियों के नकारात्मक, जो चीन में जो आर्थिक नीति अपनाई गई थी उसके क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि चीन में बेरोजगारी में वृद्धि हो गई। क्या हुई, चीन में जो है बेरोजगारी में वृद्धि हो गई और लगभग 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। क्या हुई कि चीन में बेरोजगारी पहले से ही थी और फिर और ज़्यादा बढ़ गई और लगभग 10 करोड़ लोग जो हैं वो रोज़गार की तलाश में हो गए। लगभग 10 करोड़ लोग जो हैं बेरोजगार हो गए। महिलाओं के रोज़गार और काम करने के हालात ख़राब हो गए। मतलब अब घर में पैसे नहीं थे तो महिलाओं को भी क्या करना पड़ा, रोज़गार के लिए जाना पड़ा, लेकिन उनको भी रोज़गार जो है वो नहीं मिले और काम करने के हालात बिल्कुल हो गए उनके ख़राब। पर्यावरण को नुकसान हुआ। अब नए डेवलपमेंट किए गए, उद्योग लगाए गए थे, जिसके कारण क्या हुआ, पर्यावरण जो है उसको नुकसान पहुंचा। उसके बाद भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। भ्रष्टाचार में वृद्धि कैसे हुई कि जो बड़े बड़े जो व्यापारी थे वो सब क्या करने लगे, छोटे व्यापारियों को दबाने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। उसके बाद अमीर और गरीब के बीच फासले में वृद्धि हो गई। अमीर और अमीर हो गया और गरीब जो थे वो पहले से ही गरीब थे लेकिन और गरीब वो हो गए, वो भुखमरी के हालात में बिल्कुल चले गए। तो चीन के आर्थिक नीतियों के नकारात्मक प्रभाव यही थे। उसे चलते हैं अगले पर। अगला है हमारा कि भारत में दक्षिणपंथी
द्वारा वैश्वीकरण की आलोचना किन आधारों पर की गई? कि भारत में जो है दक्षिणपंथी जो दक्षिण के जो लोग थे उन्होंने क्या करा, वैश्वीकरण का आलोचना किया। तो उसके बारे में हमें क्या करना है, वर्णन यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले देखते क्या हुआ कि दक्षिणपंथी राजनीतिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका में वृद्धि करने के समर्थ करते हैं। अब क्या हुआ, दक्षिणपंथी जो थे वो राजनीतिक क्षेत्र में क्या हुए, राज्य की भूमिका, वो कहते थे जो राज्य के ऊपर में ही छोड़ दिया जाए, वो राज्य जो है अपने आप जो है वो इन सब चीज़ों को देखे, इसमें जो है दूसरे देशों को घुसने ना दिया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या था, दक्षिणपंथी जो थे वैश्वीकरण का विरोध कर रहे थे कि दूसरे देशों को अपने देश पर जो है हावी ना होने दिया जाए। यहाँ पर राज्य का मतलब है देश, यहाँ पर राज्य का मतलब है देश। आर्थिक क्षेत्र में दक्षिणपंथी संरक्षणवाद का समर्थन करते थे। वो क्या कहते थे कि आर्थिक क्षेत्र में क्या करें कि जो लोग गरीब हैं उन सब चीज़ों को क्या दिया जाए, उनको संरक्षण दिया जाए और गरीबों को अमीर किया जाए, ना कि अमीरों को और अमीर कर दिया जाए। ये जो है उस विचारधारा के विरोध में थे। उसके बाद सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या हुआ कि दक्षिण पंथी अपनी संस्कृति की सुरक्षा का समर्थन करते थे। वो कहते थे कि वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, दूसरे देशों की जो है संस्कृति जो है वो हमारे देशों में आ रही है। तो वो चाहते थे कि दक्षिण में जो है दक्षिण के लोग जो है अपनी संस्कृति को ही बढ़ाएं, ना कि दूसरे देशों की संस्कृति को। तो वो ये ऐसा मानते थे कि वैश्वीकरण के कारण क्या हो रही है, संस्कृति जो है वो भारत की क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। अब अगला सवाल है हमारा, आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में क्यों देखा जाता है, विश्लेषण यहाँ पर हमें करना है। तो इसमें ये कहा गया कि भारत में जो 1975-76 में जो आपातकाल लगा था, तो वो ऐसा माना गया कि भारतीय लोकतंत्र का जो है सबसे बड़ा जो है क्षण था कि लोकतंत्र यहाँ पर जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इसे इतिहास में काले अध्याय के रूप में, इसे ऐसा अध्याय माना जाता है, कैसा कि काला अध्याय माना जाता है। तो उसी का हमें क्या करना है, विश्लेषण करना है। तो लोकतंत्र जो है भारत, वो जो आपका आपातकाल जो है वो कब लगा था, 1975 से 1975 से आपका 76 तक जो है आपातकाल लगा था। तो इसे काला अध्याय क्यों माना जाता है? तो सबसे पहला हम देखेंगे इसके निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला था मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार जो हमारे 6 हैं उसको क्या कर दिया गया, उस समय तो 7 थे, तो उसको क्या कर दिया गया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। बिल्कुल जितने भी अनुच्छेद मौलिक अधिकार थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया। प्रेस के सेंसरशिप को लागू कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया कि प्रेस जो मीडिया होती है उस पर क्या कर दिया गया, बिल्कुल रोक लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर मीडिया को अगर खुलेआम छोड़ दिया जाता तो वो जो है कांग्रेस पार्टी जिन्होंने आपातकाल लगाया था तो उसके विरोध में हो जाती, जिसके कारण क्या हुआ, प्रेस पर उन्होंने बिल्कुल बंद लगा दिया। अब जो भी व्यक्ति बोलता था वो क्या करता था, उनके हित में बोलता था, कांग्रेस पार्टी के अगर हल्का सा विरोध में बोलता था उसे क्या कर दिया जाता था, दंड दिया जाता था। उसका अगला है हमारा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई। क्या कर दिया गया, स्वतंत्रता पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया कि जो कांग्रेस पार्टी बोलेगी वही करेगी। अभिव्यक्ति मतलब व्यक्ति जो है अपने आप जो है कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी उनके विरोध में नहीं बोल सकता। उसके बाद सरकार द्वारा नसबंदी कार्यक्रम चला दिया गया। क्या कर दिया गया, जबरन जो है महिला पुरुषों के साथ जो है नसबंदी कार्यक्रम चलाया जाने लग गया, जो भी गलत काम करते थे। उसके बाद विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी कर दी गई। जो विपक्ष में जो पार्टी के जो नेता थे वो सब जो भी कांग्रेस के विरोध में बोलते थे तो उन्हें, जबकि उन्होंने कुछ गलत बोला भी नहीं होता था, फिर भी उन्हें क्या कर देते थे, ज़बरदस्ती जो है गिरफ्तार कर दिया जाता था। उसके बाद पुलिस अधिकारियों व नौकरशाही द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। अब पुलिस जो अधिकारी होते थे उन सबको क्या कर दिया गया, बिल्कुल ये बोल दिया गया कि अगर तुम हमारे अगर सहयोग में काम नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जो भी सरकारी कर्मचारी थे उनको ये सब धमकी दिया गया। तो लोग जो है अपनी नौकरी ना खोने के कारण क्या कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के सहयोग में जो है वो नेता हो गए, प्रेस हो गए, जो भी उनके विरोध में बोल रहे थे उन सबको क्या कर रहे थे, वो गिरफ्तार कर रहे थे। उसके बाद अथवा में हमारा है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था की कौन सी मुख्य प्रवृत्तियां दिखाई देती है, इसके विचार में हमें इसके बारे में विचार देना है कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था जो है उसमें क्या परिवर्तन आया, वो सब क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली स्वतंत्रता के बाद, उन सब चीज़ों को हमें यहाँ पर लिखना है। सबसे पहला, स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक दशकों में परिस्थितियाँ के बस एक पार्टी का शासन था। क्या हुआ, स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों में पहले जो 10 साल थे, 10 से 20 साल, उसमें सिर्फ कौन सी पार्टी आई, कांग्रेस। कौन सी, कांग्रेस दिखाई दी, क्योंकि वही जो थी एक पार्टी थी जो सिर्फ भारत में उस टाइम वर्चस्व में थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक ही पार्टी दिखाई दी। तो शुरू से लेकर के बाद तक का जो अभी जो चल रहा है उसमें हमें क्या बताना है कि कैसे इन सब चीज़ों में बदलाव
आया है, मुख्य परिवर्तन बताना है हमें कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अभी तक में जो है वो भारतीय राजनीति में जो है दलीय व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें परिवर्तन है। सबसे पहले स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों तक क्या हुआ, कांग्रेस रही। फिर आपातकाल के बाद दूसरी पार्टी का सत्ता में उभरी, क्योंकि आपातकाल के कारण क्या हुआ, जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी से दुखी में आ गई, बिल्कुल उससे मतलब रूस गई, तो जिसके कारण क्या हुआ, दूसरी पार्टी को जो है जिताया गया। उसके बाद 1989 में केंद्र में गठबंधन सरकार का दौर प्रारंभ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पहले तो एकल पार्टी चल रहा था, लेकिन 1989 जब आया तो क्या हुआ कि अब जो है गठबंधन सरकार की जो है सत्ता में लाया गया, क्योंकि उस समय जो है कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो ज़्यादा वर्चस्व में हो, सब इक्का दुक्का पार्टियाँ जो थी, मतलब 3-4 पार्टियाँ जो थी उस टाइम वर्चस्व में थी, जिसके कारण कौन सी सत्ता आई, गठबंधन सरकार आई। सबसे पहले एकल सरकार, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें लिखना है कि दूसरे पार्टी जो है सत्ता में आई। उसके बाद तीसरे में हमें लिखना है कि गठबंधन सरकार का युग चालू हुआ। उसका चौथे में हमें लिखना है कि 2014 में एक दल को बहुमत मिला, लेकिन इन्होंने भी गठबंधन सरकार बनाई, इसे एक अतिरिक्त बहुमत गठबंधन भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, 2014 के बाद एक नया अब जो है राजनीति चालू हुआ है कि अब जैसे कि मान लीजिए अभी बीजेपी है, तो बीजेपी जो है उसको पूर्ण बहुमत तो है, परंतु फिर भी वो गठबंधन में रह करके क्या कर रही है, सरकार बना रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लीजिए कोई भी जैसे कि अगला चुनाव आता है, तो अगर वो गठबंधन तोड़ देगी तो वो जो पार्टी जो है वो क्या होगी, उनसे नाराज़ हो जाएगी। और मान लीजिए उस समय जो है उनको बहुमत अगर नहीं मिलता है, अगर उस समय बहुमत नहीं मिलता है तो क्या होगी, अगर गठबंधन की ज़रूरत होगी तो वो पार्टी दोबारा से जो है बीजेपी के साथ नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें जो है पहले ही उस गठबंधन से निकाल दिया गया। इस कारण जो है अभी भी जो है इसे ये कहा जा रहा है कि अतिरिक्त बहुमत गठबंधन भी कहा गया है। इसलिए यहाँ पर जो है बीजेपी जो है एनडीए की सरकार के साथ में ही मिल करके काम कर रही है। इस अर्थ में गठबंधन की राजनीति की प्रकृति में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया है। एक दलीय नेतृत्व गठबंधन के स्थान पर अब एक दलीय प्रभुत्व गठबंधन के रूप में दृष्टिगत होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो अब जो है बहुमत प्राप्त होते हुए भी क्या कर रहे हैं, अब दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन बना करके ही देश में शासन को चला रहे हैं। तो यही था हमारा सैम्पल पेपर। आशा करता हूँ आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये सैम्पल पेपर अच्छे से कर लिया तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत अच्छे से अच्छे नंबर जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये ऐसे ही हम आपको जो है आपको 4 से 5 सैम्पल पेपर जो है हम आपको करवा देंगे, जिसके कारण जो है आप परीक्षा में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको शेयर कीजिए, जिससे वो भी जो है वीडियो को देख सकें। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।